नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात जीएसटी की। सरकार ने बड़े सुधारों की घोषणा करते हुए जीएसटी की नई दरें ऐलान की हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे अर्थव्यवस्था में वाकई चमक आएगी जैसा कि सरकार कह रही है, और इससे जो नुकसान होगा राजस्व का करीब 48,000 करोड़ रुपए, उसकी भरपाई कहां से होगी और कहां से भरपाई उसकी होगी जो राज्यों का नुकसान होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या जीएसटी की नई दरें डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के असर से बचने के लिए घोषित की गई हैं, या फिर विपक्ष जिसे गब्बर सिंह टैक्स कहता था वो बीते 8 साल से खास तौर पर छोटे दुकानदारों के लिए वाकई परेशानी का सबब था। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं आज का सफर। जीएसटी, सबसे पहले जान लेते हैं कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दरअसल है क्या। सरल शब्दों में कहें तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो सामान और सेवाओं पर लगाया जाता है। मोदी सरकार अक्सर वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बात करती रही है, वैसे ही एक कर प्रणाली का विचार भी है। हालांकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने की थी, लेकिन तब बीजेपी इसके विरोध में थी और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे असंभव बताया था। आपको शायद याद ना हो, इसलिए याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी के लिए दरअसल कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि जीएसटी के संबंध में गुजरात और भारतीय जनता पार्टी का रुख बहुत साफ है। आपकी जीएसटी का सपना तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक आप पूरे देश में टैक्स पेयर के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क नहीं बनाते। ये असंभव है। ध्यान दीजिए, मोदी जी कह रहे हैं ये असंभव है, क्योंकि जीएसटी की संरचना ही ऐसी है कि हम इसे लागू नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री, आज के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका कहना था कि असंभव है, लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद उन्हें जीएसटी का महत्व समझ में आया और 1 जुलाई 2017 को टैक्स क्रांति बताते हुए जीएसटी को लागू किया गया। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। आधी रात को यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि जैसे देश में एक दूसरी आज़ादी आई है। पूरा माहौल वैसा ही बनाया गया था। आप देखें ये तस्वीर, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री और इसके अलावा तमाम अन्य लोग। आधी रात में सत्र कब बुलाया गया था या कब हुआ था ऐसा? भारत को, आज़ाद भारत को आधी रात की संतान भी कहा गया है, नॉवेल भी है। तो आधी रात को 14 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित नेहरू ने ऐसे ही सत्र को संबोधित करते हुए अपना मशहूर भाषण दिया था, नियति से साक्षात्कार। और मोदी जी ने कुछ वैसा ही प्रदर्शन दोहराने का प्रयास किया था जीएसटी के नाम पर और कहा था कि बस देश में क्रांति हो जाएगी, ये भूल कर कि वो इसके कितने सख्त विरोधी थे। तो बहरहाल इस जीएसटी के लागू होने के साथ ही पहले जो वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी, तमाम चीज़ों को ख़त्म करके जीएसटी का एक सिंगल टैक्स बनाया गया। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है उतना सरल दरअसल था नहीं। ख़ास तौर पर जब टैक्स की एक दर ही नहीं थी, कई दरें थी। ये दरें थी 4, 5%, 12%, 18% और 28%। और तकनीकी लिहाज से देखें तो एक 0% भी तो है, कोई टैक्स ना लगना भी तो एक स्लैब है, तो 5। इस रजिस्ट्रेशन को लेकर, यानी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर उसे भरने तक की प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई थी कि छोटे दुकानदार भी बिना चार्टेड अकाउंटेंट की शरण में जाए बिना अपना काम नहीं कर पाते थे। व्यापारियों में गुस्सा था और लोगों को भी खास फायदा नहीं हो रहा था। सरकार का पूरा जो तंत्र था जीएसटी को वसूलने का, वो इतना उलझाऊ था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब विपक्ष ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहना शुरू किया। खास तौर पर ये नाम दिया था राहुल गांधी ने, अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी की जटिल संरचना और ऊंची दरें छोटे व्यापारियों और आम लोगों पर बोझ डाल रही हैं। उनकी आलोचना का फोकस था 4 स्लैब्स और तकनीकी जटिलताएं जो छोटे दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब थी। कुल मिलाकर राहुल गांधी का कहना यह था कि सरकार ने बिना तैयारी के जीएसटी लागू की है और
अब लगता है कि सरकार ने राहुल गांधी की इस आलोचना को स्वीकार कर लिया है। इसका आभास इस बार 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण से साफ हो गया था। 15 अगस्त को भाषण दिया लाल किले से, जैसे हर साल देते हैं, लेकिन इस बार खास तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि दिवाली पर लोगों को तोहफा मिलेगा। वैसे तो माना जाता है कि जीएसटी की दरें वगैरह जो होती हैं वो जीएसटी काउंसिल तय करती है। ये काउंसिल 2016 में हुए संविधान के 101वें संशोधन से बनी है। इसकी अध्यक्षता देश की वित्त मंत्री करती हैं इस समय जो है। वैसे कोई भी वित्त मंत्री रहेगा तो इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी दरों में बदलाव के लिए 20 राज्यों और केंद्र का समर्थन जरूरी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान कर दिया कि इस बार दिवाली पर डबल तोहफा मिलेगा, तो फिर काउंसिल को इसे पूरा करना ही था। खास तौर पर जब बीजेपी और उनके समर्थकों की सरकारें 20 से ज्यादा राज्यों में तो हैं ही। तो 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 4 स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब रखने का फैसला किया गया। ये स्लैब कौन से हैं? 5% और 18%। वैसे तंबाकू और लग्जरी सामान जैसे याट, हेलीकॉप्टर, इन सब पर 40% की एक विशेष स्लैब है, वो जारी है। और अगर 0% वाला आप सिद्धांत मान लें तो एक और स्लैब यानी 4 स्लैब तो अभी भी है। बहरहाल आमतौर पर आम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो 2 स्लैब ही महत्वपूर्ण हैं और 2 हटा दी गई हैं। ये सच है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। नई दरों को लेकर सरकार ने कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था जो है चमकेगी, और इसके साथ ही जो मीडिया है उसने सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बताना शुरू कर दिया। हालांकि पहले जीएसटी की उसने कभी आलोचना नहीं की थी और ना ही इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना को कभी जगह दिया था, पर चूंकि मोदी जी ने जीएसटी की 2 दरें खत्म कर दी तो वो उनके गुण गाने लगा। ये भी नहीं पूछा कि आज जो राहत दे रहे हैं वही 8 साल से इस टैक्स के बहाने परेशान किए हुए थे, तो जिम्मेदारी किसकी है? बहरहाल सवाल उठता है कि अचानक सरकार ने यू टर्न क्यों लिया? कहीं इसके पीछे ये तो नहीं, ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। आजकल रिश्ते खराब हो गए हैं प्रिय मित्र मोदी जी के साथ। कहा जा रहा है कि जीएसटी दरें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का जवाब है। टैरिफ यानी आयात कर, भारत से जो सामान जाएगा उसमें 50% टैक्स अमेरिका लगाएगा, यानी 100 रुपए की चीज अगर अमेरिका जाती है तो वो 150 की हो जाएगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि जीएसटी कट्स का मकसद घरेलू मांग को बढ़ाना है ताकि निर्यात में कमी की भरपाई हो सके। यानी यूं समझिए कि चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, और अगर खरीदेंगे तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो कारखानों के चक्के तेजी से घूमेंगे, यानी रोजगार मिलेगा। अब ये कितना सीधा सरल लगता है, लेकिन क्या ये इतना सरल है? लोगों के पास क्या इतना पैसा है उनकी जेब में कि वो जाएं बाजार और खरीदने लगे सस्ती होने के बावजूद? हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये सुधार लंबे समय से प्लान में थे, यानी योजना बन रही थी, और इसका ट्रंप के टैरिफ से कोई संबंध नहीं है। ये सरकार की सफाई है। लेकिन जो सरकार जीएसटी की आलोचना सुनने को तैयार नहीं थी, उसके यूटर्न की सफाई पर कौन कान देगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई टैक्स दरों से अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा, यानी क्या इसमें वैसी चमक आएगी जैसा कि सरकार दावा कर रही है? भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग के विश्लेषण को अगर हम देखें तो कुछ चीजें समझना आसान हो जाएगा। अभी तक जो जानकारी है कि 453 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव हुआ है, यानी कुल जो वस्तुएं हैं वो 453 हैं जिनमें बदलाव हुआ है। इसमें जो 413 हैं उनमें लगभग 91% की दरें घटाई गई हैं, और जो 40% हैं उनकी दरें बढ़ी हैं। 40 वस्तुओं की, माफ करिएगा, दरें बढ़ी हैं, और 257 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें 12% से घटाकर 5% पे लाया गया है, यानी इनके स्लैब में बदलाव हुआ है। 453 वस्तुएं अगर उसमें दर कम
हुआ है, बदलाव हुई है उनमें से 91% में, तो जाहिर है एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल कमी आपको नज़र आएगी, यानी डिमांड बढ़ सकती है। अब सवाल ये है कि अगर ये सब जो बाज़ार में सामान सस्ता हो रहा है, वो क्या सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं या फिर इसमें आपत्तियां भी हैं? दरअसल हमें अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आपत्तियां और स्वागत दोनों ही है। आपत्तियां कौन कर रहे हैं? टेक्सटाइल उद्योग, ऑटो डीलर, बीमा, एयरलाइंस, खास तौर पर इनकी ओर से। टेक्सटाइल उद्योग ने मैन मेड फाइबर और कॉटन सेक्टर दोनों के लिए जीएसटी दरों को घटाकर 5% करने के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन 2,500 से अधिक कीमत वाले परिधानों पर 18% टैक्स लगाए जाने पर निराशा भी जताई है। उनका कहना है कि ऊनी कपड़े, शादी के परिधान और पारंपरिक भारतीय वस्त्र अब और महंगे हो जाएंगे। अब जाहिर है 2,500 से कम पर तो कोई अच्छा कुर्ता मिलेगा नहीं जो लोग शादी में पहनते हैं, तो वहाँ पर ये महंगा होगा। उधर ऑटोमोबाइल निर्माता जो हैं उन्होंने दरों के तर्क संगतिकरण का स्वागत किया है, लेकिन डीलरों ने चिंता जताई है क्या कि उपभोक्ता अपनी खरीदारी 22 सितंबर तक टाल सकते हैं जब नई दरें लागू होंगी। उन्होंने इस पर स्पष्टता की मांग की है कि उन गाड़ियों पर लगाए सेस का क्या होगा जिन्हें उन्होंने निर्माताओं से खरीदा है लेकिन अभी बेचा नहीं है, यानी उनके गोदाम में वो गाड़ियां हैं। उपभोक्ताओं को पता है कि 22 सितंबर से रेट घट जाएंगे, तो वो क्यों खरीदेंगे। और बीमा क्षेत्र को भी जीएसटी दरों में कटौती का मिला जुला असर देखा जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से छूट मिलने से बीमा कवरेज कुछ बढ़ेगा, लेकिन साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट हटाए जाने से बीमा कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा और हो सकता है कि कुल मिलाकर वो जो एक तरह से उनकी जो एक किश्त बनती है या जो उनकी फीस बनती है उसमें कोई बहुत फर्क ना पड़े। उधर एयरलाइंस कंपनियां हैं, उन्होंने गैर इकोनॉमी सीटों पर बढ़ी हुई जीएसटी की कड़ी आलोचना की है, जबकि वनस्पति तेल उत्पादकों का कहना है कि काउंसिल खाद्य तेलों पर उल्टे शुल्क ढांचे की समस्या हल कर सकती थी, जैसा उसने उर्वरकों और मैन मेड टेक्सटाइल के लिए किया। मजदूरी शुल्क पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिए जाने से एमएसएमई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भी आपत्ति जताई है, यानी आपत्तियों का पूरा एक मामला है जिससे लागत बढ़ सकती है, उनका कहना है। अब लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इसका स्वागत किया गया है, खासतौर पर हेल्थ केयर उद्योग ने इन बदलावों का स्वागत किया है। उसका कहना है कि चिकित्सा उत्पादों की एक बड़ी श्रेणी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का फैसला सीधे मरीजों को लाभ पहुंचाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, यहां 12% से 5% तक करों में कटौती के फैसले की सराहना की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज करने की दिशा में ये एक प्रोग्रेसिव कदम है। उपभोक्ता उपकरण बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी कटौतियों को लेकर उत्साहित रही हैं और कहा है कि मांग बढ़ेगी, खासतौर पर त्योहारों के मौसम में। और रियल एस्टेट सेक्टर को भी लाभ है। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% है और ग्रेनाइट स्लैब जैसे अन्य निर्माण सामग्रियों पर भी कर कम हुआ है, लागत घट सकती है और इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने कहा है कि कारों और नॉन लग्जरी बाइक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने से मांग को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी मांग बढ़ सकती है अगर दाम कम होंगे, लेकिन अब मौजूदा जो दाम हैं और लोगों की जो आय है उसमें इतना फर्क है कि शायद इसका उतना असर ना पड़े। उधर सरकार जानती है कि अमेरिका जो भारत पर टैक्स लगा रहा है 50%, उसका नकारात्मक असर तो पड़ेगा। ये इस बात से भी साफ है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की जो मजबूत जीडीपी वृद्धि की बात कही जा रही है, उसके बावजूद पूरे साल के लिए जो वृद्धि का अनुमान है वो 6.3% से 6.8% ही है, यानी इतनी ही रखी गई है। यानी सरकार को आने वाली तिमाही में इस वृद्धि के धीमे पड़ जाने की आशंका है। जीएसटी दरों में कटौती से मिलने वाला प्रोत्साहन इस झटके
की भरपाई कर पाएगा कि नहीं, इस पर अभी सबकी निगाह है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस संबंध से इनकार किया है और कहा है कि जीएसटी में बदलाव व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि टैरिफ से जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टैक्स घटने से राजस्व पर यानी सरकार की आय पर क्या असर पड़ेगा। तो हकीकत यह है कि 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यानी पहले जो सरकार को टैक्स मिल रहा था स्लैब दरें घटने से, जीएसटी दरें घटने से, उसे 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। वैसे केंद्र ने कहा है कि 2023-24 के खपत पैटर्न के आधार पर ये नुकसान है और अभी और इसमें नए आंकड़े आएंगे तो इसमें संशोधन होगा। जैसे एसबीआई का अनुमान है कि ये सिर्फ 3,700 करोड़ होगा, यानी 1,000 करोड़ और कम। लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक गुलाबी तस्वीर दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हमारी जीडीपी लगभग 330 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें से लगभग 202 लाख करोड़ रुपए की खपत है। अगर खपत में केवल 10% की वृद्धि हो जाए, इसका मतलब है जीडीपी में 20 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान, यानी फायदा ज्यादा होगा और नुकसान कम होगा। जीएसटी काउंसिल को राज्यों की समस्याओं को भी संबोधित करना होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीएसटी काउंसिल की ये बैठक की तस्वीर है और विपक्षी राज्य लगातार चिंता जता रहे हैं कि इससे जो उनको नुकसान होने जा रहा है उसका क्या होगा। केरल और कर्नाटक ने खासतौर पर चिंता जताई है कि उनके जो कुल राजस्व में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। काउंसिल ने इन चिंताओं को संबोधित करने के लिए कंपनसेशन सेस को मार्च 2026 तक बढ़ाने और सिन गुड्स पर अतिरिक्त लेवी का सुझाव दिया है। सिन गुड्स यानी पाप, तंबाकू टाइप या इस तरह की लग्जरी आइटम्स। ये दिखाता है कि काउंसिल केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। राज्यों की चिंता है कि टैक्स कटौती से उनका राजस्व कम होगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार 8 विपक्षी राज्यों तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिमी बंगाल आदि ने 15 से 20% राजस्व नुकसान की आशंका जताई है। जैसे केरल का कहना है कि सीमेंट और ऑटो क्षेत्र से 2,500 करोड़ रुपए का उसे नुकसान होगा। अब काउंसिल के सामने चुनौती है कि वो केंद्र की मांग यानी उपभोग बढ़ाने और राज्यों की जरूरत यानी राजस्व की गारंटी के बीच संतुलन कैसे बनाए। राज्यों ने मांग की है कि 40% स्लैब वाली वस्तुओं पर उपकर लगाया जाए और उससे मिलने वाली राशि राज्यों को नुकसान की भरपाई के लिए दी जाए। लेकिन काउंसिल ने इस पर अभी सहमति नहीं जताई। जाहिर है राज्यों को अपने स्रोत ढूंढने होंगे और किसी भी घाटे की भरपाई के लिए उसे 16वें वित्त आयोग पर निर्भर रहना पड़ेगा। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। लेकिन असल सवाल वही है कि क्या कीमतों की कमी लोगों को खर्च करने के लिए प्रेरित करेगी, खास तौर पर जब भारतीयों की जेब में इस समय पैसा बहुत कम है। 80 करोड़ लोग तो सरकार से मिलने वाले राशन पर आश्रित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत कुछ इसी सवाल के जवाब में छिपा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।